तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मैं एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी के हर चैप्टर की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन मिलेगी। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए मैटर क्या होता है। मैटर मीन्स एनी सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस को जिसमें मास होता है और वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि हम मैटर किस किस को बोल सकते हैं, कोई भी चीज जो कि सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, दैट इज मैटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉलिड की बात करें, आपके पास आपके हाथ में पेन होगा, पेंसिल होगी, कॉपी होगी, ठीक है, टेबल है, ऑल इज मैटर। ठीक है, अब हम लिक्विड का एग्जांपल दें तो आप मिल्क बोल सकते हो, वाटर बोल सकते हो, ठीक है, केरोसिन बोल सकते हो, ऑयल बोल सकते हो, कोकोनट ऑयल बोल सकते हो। तो दैट एनी लिक्विड दैट इज ऑल्सो मैटर। एंड गैस, अब गैस कैसे भाई मैटर हुई। देखो गैस अगर आप बैलून के अंदर इमेजिन करो तो वो भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और बैलून को अगर आप छोड़ोगे तो बैलून नीचे गिरता है जमीन पे, इट मीन्स कि उसका कुछ मास भी है। ठीक है, तो मैटर क्या हुआ, इट इज एनी सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो चलिए, तो ये चैप्टर किस बारे में है, मैटर इन आवर सराउंडिंग मीन्स हमारे आस पास की सराउंडिंग में क्या क्या चीजें मैटर हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होगा। ठीक है, मैटर किस चीज का बना है, और वो जो चीज है वो बड़ी है, छोटी है, अगर छोटी है तो कितनी छोटी है, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे हम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और साथ ही हम पढ़ेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर का मैटर पे कैसे असर पड़ता है, उसकी जो स्टेट है कैसे चेंज होती है विद चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इवेपोरेशन एंड हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ओके, लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. देखो बेटा, जैसे आप अपनी सराउंडिंग में देखते हो, अपने आसपास देखो, हमारे को बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, सभी की अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज है, अलग अलग टेक्सचर है। टेक्सचर है मतलब कोई तो चीज आपको स्मूथ दिखाई देगी, ठीक है, कोई चीज होगी जो आप टच करोगे तो वो रफ अपीयर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें हैं। Everything in this universe is made up of materials which scientists have named matter. तो इस यूनिवर्स में जो भी चीज बनी है वो किसी न किसी मटेरियल की बनी है, जिसको साइंटिस्ट क्या कहते हैं, उसको साइंटिस्ट बोलते हैं मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, planets and animals, even a small drop of water or particle of sand, everything is matter. तो देखो आप जो हम सांस लेते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, जो पत्थर हैं, क्लाउड्स हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनफैक्ट एक छोटी सी बूंद अगर पानी की भी आप देखते हो, या जो सैंड है, सैंड के पार्टिकल्स भी आप देखते हो, वो क्या है, वो सारे के सारे मैटर हैं। ठीक है, बिकॉज दे ऑल ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. ठीक है, तो यही हमारी डेफिनेशन हो गई कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज मैटर। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, तो ऑल द थिंग्स की जगह आप लिख लो एंड एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। सो इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि इन सब चीज के पास क्या है, मास है और वॉल्यूम है। वॉल्यूम है मतलब उसके पास भाई वो कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। देखो शुरुआती टाइम से ही, बहुत पहले के टाइम से भी, तो ह्यूमन बींग्स है ना, वो अपनी सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पहले के टाइम के फिलोसफर्स थे, ठीक है, वो मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स का मानते थे कि ये जो हमारा मैटर है वो 5 चीजों से बना है। इसी को वो बोलते थे पंच तत्व। अब वो पंच तत्व क्या है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो ये 5 तत्व हो गए जिससे कि हमारे इंडियन फिलोसफर मानते थे कि हर मैटर बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग was made up of these 5 basic elements.
ठीक है, तो वो कहते थे कि जो भी लिविंग चीज है चाहे वो नॉन लिविंग चीज है, वो किसकी बनी हुई है, इन्हीं 5 तत्वों की बनी हुई है। एंशियंट ग्रीक philosophers had arrived at a similar classification of matter। तो जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, जो पुराने टाइम के ग्रीक फिलोसफर्स थे, वो भी इसी बात को मानते थे कि जो भी मैटर है वो इन 5 चीजों का ही बना हुआ है, इन 5 तत्वों का ही बना हुआ है। नाउ modern day scientists have evolved 2 type of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। लेकिन जो आजकल के साइंटिस्ट है ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मैटर की क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे कर दी। एक तो उन्होंने क्लासिफिकेशन करी ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और दूसरी केमिकल नेचर के ऊपर मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को डिवाइड कर दिया। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जो हमें दिखाई देती हैं, ठीक है, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले सिर्फ। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter। देखो बहुत समय तक जो थी ना, 2 थॉट्स थी कि जो मैटर है वो 2 टाइप की थॉट्स थी उसके बारे में कि वो कैसा है। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कॉन्टिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। तो एक जो बिलीवर थे वो मानते थे कि मैटर क्या है, एक ब्लॉक ऑफ वुड की तरह कॉन्टिन्यूस चीज है, मतलब एक ही चीज का बना हुआ है मैटर। मतलब कि आप मानो अगर टेबल है तो पूरा का पूरा एक ही पीस है, ठीक है। Whereas the other thought that the matter was made up of particles। तो दूसरे लोग क्या थे, वो मानते थे कि नहीं, वो एक चीज का नहीं बना हुआ, मैटर किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का, छोटी छोटी चीजों का मिलके एक पीस बनता है। Like sand, let us perform an activity to decide about the nature of matter। Is it continuous or particulate? Activity 1.1, आपको क्या करना है, टेक 100 ml बीकर, एक आपको लेना है बीकर, ठीक है। फिल हाफ ऑफ द बीकर विद द वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। अब आधे बीकर को आप पानी से भर दो और उसको मार्क कर दीजिए कि वो कहाँ तक भरा हुआ है। डिजोल्व सम सॉल्ट या फिर शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, ठीक है। इसमें आप 2-4 चम्मच सॉल्ट डालो या शुगर डालो और फिर उसको डिजोल्व करिए ग्लास रॉड की मदद से। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। अब आप देखो कि अगर आपने 4 स्पून यहाँ पे शुगर के डाले तो क्या वाटर लेवल राइज हुआ या फिर वाटर लेवल उतना ही होगा, ठीक है। अब कमेंट करके लिखिए, बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कि वाटर लेवल राइज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है। देखो इसमें हमने क्या किया, एक बीकर लिया 100 ml का, उसमें वाटर डाला और उसमें सॉल्ट डाला, ठीक है। सॉल्ट या शुगर कुछ भी डाल सकते हो आप, और उसको हमने स्टेयर कर दिया। और अब आपको ऑब्जर्व करना है कि इसका वाटर लेवल राइज हुआ कि नहीं हुआ। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। अब आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा, जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो सॉलिड होते हैं, उनमें पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, सो देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम, ओके। And the particles of liquid, they have little space between them, and the particles of gas, they are far apart from each other। It means कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड के देखो पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस है। अब होगा क्या, आप जब शुगर डालोगे लिक्विड के बीच में, आप जब शुगर को डालोगे तो आप इसको देखिए, ये आपको पार्टिकल्स देख रहे हैं, है ना। ये जो आप पार्टिकल्स देख रहे हो, इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस है। तो जो शुगर या सॉल्ट आपने डाला है ये भी पार्टिकल का बना हुआ है। अगर हम माने तो क्या होगा, जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में फिट हो जाएंगे। इनके बीच में जो स्पेस है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है, उसके बीच में ये सारे के सारे पार्टिकल्स फिट हो जाएंगे। इट मीन्स ये देखो, ये आपका वाटर के पार्टिकल्स हो गए, ये आपके रेड वाले शुगर के पार्टिकल्स या सॉल्ट के पार्टिकल्स हो गए। तो ये स्पेस बीच में ले लिया, इट मीन्स कि वाटर का लेवल राइज नहीं होगा, ओके। सो यही हमारी एक्टिविटी में नीचे आंसर भी लिखा हुआ है। व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। नाउ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के हम सेकेंड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं।
हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो मैटर है उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है कि वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चलेगा कि ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे हैं। इसको भी हम एक एक्टिविटी की मदद से समझते हैं। हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर होता है पर्पल, ठीक है। तो इसके 2 या 3 क्रिस्टल्स ले लो और उसको 100 ml वाटर में डिसॉल्व करिए। Take out approximately 10 ml of this solution and put it in 90 ml of clear water. अब देखो हमने क्या करा, हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने 100 ml वाटर ले लिया, ठीक है। उसमें हमने देखिए सिर्फ ओनली 2 क्रिस्टल्स ऐड करे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये सिर्फ 2 क्रिस्टल्स ऐड करे हैं हमने 100 ml वाटर में। तो अब वाटर का कलर क्या हो गया, वाटर का कलर हो गया पर्पल कलर, ठीक है। अब इसमें से आपको 10 ml वाटर निकाल लेना है। 10 ml वाटर आपने निकाल लिया, फिर से एक आपको बीकर लेना है क्लियर वाटर का, और उसमें आपको कितना वाटर लेना है, 90 ml वाटर लेना है। इस 90 ml वाटर में ये 10 ml कलर्ड वाटर को ऐड कर दो, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करना है 5 to 8 टाइम्स। अब आप लास्ट वाले बीकर में जो 8th टाइम जब आप ऐड करोगे 10 ml वाटर फ्रॉम द प्रीवियस बीकर, आप देखोगे कि ये जो वाटर है इसका अभी भी कलर आप देख सकते हो, ये अभी भी कलर है, इसमें पर्पल कलर अभी भी आपको दिखेगा, ठीक है। बट यस, जो उसकी इंटेंसिटी है वो डाउन हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा इंटेंस पर्पल था, मतलब डार्क पर्पल हो जाएगा, और लास्ट बीकर में थोड़ा आपको लाइट पर्पल दिखेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर a large volume of water about 1000 liters, ठीक है। सिर्फ हमें 2 से 3 क्रिस्टल्स पर मैग्नेट के बहुत ज्यादा वाटर को कलर कर सकते हैं। तो ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि हम सिर्फ 2 या 3 क्रिस्टल से भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को कलर कर सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल, ठीक है। तो एक ये सिंगल क्रिस्टल में बहुत सारे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। तो जैसे ही हमने एक पार्टिकल वाटर में डाला तो वो उसने क्या किया, वो कंटिन्यूसली छोटे और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता रहा। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन द रिपीटेड डिल्यूशन। अब आप ना सेम यही एक्टिविटी दोबारा से रिपीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द डिटॉल। देखो डिटॉल एक एंटीसेप्टिक होता है, जब भी कभी कोई कट हो लग जाए या फिर कोई चोट लग जाए तो हम डिटॉल से क्लीन करते हैं। तो डिटॉल की एक बड़ी डिस्टिंक्ट सी अलग सी स्मेल होती है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या पता चलेगा कि आप जैसे इसमें फर्स्ट केस में आपने इसमें डिटॉल डाला, ठीक है, इस वाले बीकर में आपने डिटॉल डाला, ठीक है। आप उसको बार बार ऐड करते रहोगे न्यू वाटर में 90 ml वाटर में, तो आप लास्ट बीकर में भी उसकी थोड़ी सी स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो अब हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो पार्टिकल है मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। हमने ऑलरेडी देखा था कि जो सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स में देयर इज लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, और गैसेस के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है। अब यही हमने एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में देखा कि जो पार्टिकल्स थे शुगर के, सॉल्ट के, डिटॉल के या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के, वो इवनली वाटर के पार्टिकल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, ठीक है। एक्टिविटी 1.1 और 1.2 एक बार देख लेते हैं फटाफट से कौन सी हैं। तो ये है एक्टिविटी 1.1। इसमें हमने क्या देखा था, जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके पार्टिकल्स के बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स जाके फिट इन हो गए थे, ठीक है। और ये है हमारी एक्टिविटी 1.2। इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने एक बीकर लिया 100 ml वाटर में और उसमें हमने सिर्फ 2 क्रिस्टल्स डाले थे पोटेशियम परमैंगनेट के, लेकिन इसको हमने रिपीटेड डिल्यूशन के बाद क्या देखा, जो फाइनल लास्ट बीकर था उसमें भी थोड़ा बहुत कलर प्रेजेंट था, थोड़ा बहुत पर्पल कलर उसमें भी देख सकते थे हम, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है
कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा छोटे हैं और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जिसमें कि सॉल्ट, शुगर या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स फिट इन हो गए थे। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी, लेमोनेड, particles of one type of matter get into the spaces between the particles of the other। तो यही होता है जब हम टी बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं, तो जो एक टाइप का मैटर है यानी कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में दूसरे टाइप के पार्टिकल्स फिट इन हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, तो दूसरे टाइप के जो पार्टिकल्स हैं, दूसरा मैटर जो है उसके पार्टिकल्स इस स्पेस के बीच में फिट इन हो जाते हैं। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, तो इसी से हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। बट सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा स्पेस होता है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। एक्टिविटी 1.3, एक्टिविटी 1.3 क्या है? वी हैव टू पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन द कॉर्नर ऑफ योर क्लास, ठीक है, आपने एक इंसेंस स्टिक लेनी है यानी कि एक अगरबत्ती लेनी है जो कि जली नहीं होगी और उसको आप अपने क्लास के कॉर्नर में रख दीजिए। अब आप स्मेल करने की कोशिश करिए, क्या आपको वहीं पे बैठे बैठे स्मेल आएगी? तो आंसर है कि नहीं, वी कैन नॉट स्मेल इट बिकॉज वो अभी इस समय जली हुई नहीं है, ठीक है। नाउ लिट द इंसेंस स्टिक, अब उस अगरबत्ती को आप जला दो। अब क्या होगा? कैन यू स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस? सो आंसर इज यस, वी कैन स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स थे वो जो एटमॉस्फेयर में गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थी उसमें इंटरमिक्स हो गए थे। एक्टिविटी 1.4, टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विद द वाटर, ठीक है, हमें क्या करना है? हमें 2 ग्लासेस लेने हैं, दोनों को पानी से भर लेना है। Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। तो फर्स्ट बीकर में हमें क्या ऐड करना है? हमें रेड कलर की इंक को ऐड करना है, ठीक है, और सेकंड बीकर में हमें क्या ऐड करना है? सेकंड बीकर में हमें हनी ऐड करना है, ठीक है। नाउ लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप? अब देखो, हमने दोनों बीकर लिए, दोनों में वाटर, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करा। फर्स्ट में हमने 1 ड्रॉप रेड इंक की डाली, दूसरे में हमने 1 ड्रॉप हनी की डाली। अब इनको अनडिस्टर्ब्ड रख दो आप एक कॉर्नर में और इसकी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करो। आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि ये भाई इसमें मिक्सअप होता है कि नहीं होता है। तो देखो, फर्स्ट केस में क्या होगा? फर्स्ट केस में जब आपने इसमें रेड इंक डाली तो आप देखोगे वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर मिक्सअप हो जाएगी, ठीक है। और जब हनी आप इसमें डालोगे आप देखोगे हनी भी इसमें मिक्सअप हो जाएगा, बट वो थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज जो हनी होता है ना वो थोड़ा ज्यादा डेंस होता है, थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है, तो इट मिक्सअप बट इट टेक्स सम टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। नाउ हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली? भाई ना तो आवर्स लगते हैं ना डेज लगते हैं, कुछ सेकंड्स लगते हैं और इंक पानी के अंदर बिल्कुल मिक्सअप हो जाती है। बट यस, हनी टेक्स सम टाइम, इसको थोड़ा टाइम लगता है, 15 to 20 मिनट्स लगते हैं पूरा इवनली डिसॉल्व होने के लिए। एक्टिविटी 1.5 पे आ जाते हैं। एक्टिविटी 1.5 क्या है? ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कॉन्टेनिंग कोल्ड वाटर। एक बीकर होगा आपका कोल्ड वाटर का और एक बीकर आपका होगा हॉट वाटर का, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डालने हैं, CuSO4। अच्छा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर क्या होता है? ये होता है ब्लू कलर के, ठीक है, बहुत ही सुंदर ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं कॉपर सल्फेट के। What happen as the time passes? अब जैसे जैसे टाइम पास होगा आप क्या देखोगे? You will see threads of copper sulfate crystals, ठीक है। What does this suggest about the particles of solid and liquid? अब जो सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में क्या सजेस्ट करता है? कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है बट लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। Does the rate of mixing changes with the temperature? Why and how? क्या रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज होता है टेम्परेचर के साथ? यस, रेट ऑफ mixing increases with the temperature. It means solubility increases with the temperature.
अगर आप कॉपर सल्फेट को कोल्ड वाटर में डालोगे, उसको कोल्ड वाटर के अंदर डिजोल्व होने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप हॉट वाटर के अंदर डालोगे तो हॉट वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बहुत ही जल्दी डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज 1.3, 1.4 एंड 1.5। अब देखो 1.3 एक्टिविटी हमारी कौन सी थी? 1.3 हमारी थी ये वाली एक्टिविटी जिसमें हमने इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जलाई थी। 1.4 एक्टिविटी थी हमारी हनी वाली और रेड इंक वाली, और ये हमारी 1.5 एक्टिविटी क्या थी जिसमें हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले कोल्ड वाटर में और हॉट वाटर में। अब इनसे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोसेस व्हाट वी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है काइनेटिक एनर्जी। जो भी चीज मोशन में होती है वो पोसेस करती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो है वो मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। देखो बच्चों, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा पार्टिकल्स की मूवमेंट भी फास्ट हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और पार्टिकल्स ज्यादा फास्ट मूव करने लग जाएंगे। In the above 3 activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. ठीक है, अब इन तीनों एक्टिविटीज में हमने पार्टिकल्स को मिक्स नहीं करा, लेकिन वो अपने आप से ही मिक्स हो जाते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब ये कैसा हुआ? क्योंकि देखो अब हमने क्या पढ़ा था कि जब लिक्विड के एटम्स थे उनके बीच में स्पेस था। अब इसमें हमने कोई और चीज ऐड करी, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसमें सॉल्ट ऐड करा था तो सॉल्ट के पार्टिकल्स ने लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ले लिया था, है ना। सॉल्ट के पार्टिकल्स ने क्या करा था? वो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फिट इन हो गए थे। This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. This is very very important. अभी जो intermixing of particles होती है of two different type of matter, दो different type के matter के बीच में जो intermixing of particle होती है और by their own अपने आप से, उसी process को हम कहते हैं diffusion. We also observe that on heating diffusion become faster. ठीक है, ये अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है, तो ये एटम्स हैं, ये क्या गेन करते हैं? काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो क्या करेंगे? वो फास्ट मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं इनके बीच में एक अट्रैक्शन पावर होती है जिसकी वजह से वो उनको एक साथ होल्ड करके रखती है। ठीक है, चलो अब इसके लिए भी हम एक्टिविटी पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.6, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। आपको एक गेम खेलना है, आपको क्या करना है? 4 ग्रुप्स बनाने हैं ह्यूमन चेन्स के। फर्स्ट ग्रुप जो बनाना है उसमें आपको क्या करना है? should hold each other from the back and lock arms like Idu Miss Me dancers. ये जो आप देख रहे हो ना फिगर 1.3, इसी तरीके से एक दूसरे को होल्ड करना है, एकदम पास पास टाइटली होल्ड करना है। सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म द ह्यूमन चेन। सेकेंड ग्रुप सिर्फ हाथ आपस में पकड़ेगा, इतना टाइटली आपस में पास पास नहीं होगा। थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। जो थर्ड ग्रुप है वो सिर्फ फिंगर टिप्स को टच करेंगे। जो फोर्थ ग्रुप होगा उनको क्या करना है? उनको रन करना है और इन तीनों ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करनी है। विच ग्रुप वॉज द इजिएस्ट टू ब्रेक? अब आप बताओ सबसे इजिएस्ट कौन सा ग्रुप होगा ब्रेक करने के लिए? सबसे इजी ग्रुप होगा थर्ड ग्रुप, जिसने कि सिर्फ फिंगर टिप्स को टच करा है, वो सबसे इजीली ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उनके बीच में जो अट्रैक्शन था वो बहुत ही लेस था। If we consider each student as particle of matter, then in which group the particle held each other with the maximum force? अगर आप इस एक्टिविटी में हर स्टूडेंट को माने कि ये पार्टिकल ऑफ मैटर हैं, तो कौन से वाला ग्रुप जो है उसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? यस, बिल्कुल ठीक है, वो फर्स्ट ग्रुप होगा। फर्स्ट ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे के साथ ये पास पास खड़े हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप में आप देख सकते हो सब एक दूसरे के साथ बहुत ही पास पास खड़े हुए हैं। इसका मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो ये कौन सी स्टेट को रिजेंबल करता है? ये रिजेंबल करता है सॉलिड स्टेट को। ओके, एक्टिविटी 1.8, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद द फिंगर्स।
अब आपको क्या करना है, एक कंटेनर में पानी ले लो और उसको अपनी फिंगर से कट करने की कोशिश करो। अब आप मुझे बताइए, क्या आप पानी के सरफेस को अपनी फिंगर से कट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, वी आर नॉट एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर बाय आवर फिंगर। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? तो भाई जैसे जैसे आप उसके बीच में अगर उंगली मारोगे या हाथ डाल के पानी को कट करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि जो वाटर है के मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो वाटर बीच में से कट नहीं बिल्कुल हो सकता। तो इसका रीजन क्या होगा? देखो, द above थ्री एक्टिविटीज 1.6, 1.7, 1.8, 1.6 ये रही है ना, 1.7 ये वाली एक्टिविटी है और 1.8 ये जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन तीनों एक्टिविटीज में इट सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। ये तीनों की तीनों एक्टिविटीज हमें क्या बता रही है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में कोई फोर्स है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। ठीक है, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। यही फोर्स जो है इसी की वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. अब ये जो इस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है ना, जो इस फोर्स की ताकत है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर में डिफरेंट है। मतलब हमने पढ़ा है 3 स्टेट्स है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और मैंने आप लोगों को अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी दिखाया है तीनों स्टेट में। देखो, अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या है? सॉलिड में जो एटम्स हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, सो देयर इज वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम। लिक्विड में जो एटम्स हैं वो थोड़े से गैप है इनके बीच में। ठीक है, और जो गैस के एटम्स हैं इनके बीच में तो बहुत ही ज्यादा गैप है। इट मीन्स अब आप खुद से देख के बताओ, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, तभी तो ये आपस में एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। जिसमें जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके बीच में उतना ही कम स्पेस होगा, वो उतना ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होगा। तो बच्चों, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना दो पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, वो ये अट्रैक्शन क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब जिसमें जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो चीज उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, उसको ब्रेक करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स अराउंड यू। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स? देखो, अपने आसपास देखिए, आपको अलग अलग चीजें दिखाई देंगी, उन सबकी स्टेट्स बताओ क्या है। वी कैन सी मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब अपने आसपास थोड़ा नजर घुमा के आप देखोगे तो आप देखोगे आपके पास जो भी चीजें हैं या तो वो सॉलिड हैं या फिर वो लिक्विड हैं या फिर वो गैस की फॉर्म में है। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particle of matter. अब ये जो मैटर की स्टेट्स हैं ये अलग अलग क्यों हैं? ये अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि इसमें अरेंजमेंट ऑफ जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। तो चलो अब इन प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारी सॉलिड स्टेट। एक्टिविटी से हम समझने की कोशिश करते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, नीडल, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। तो ये आर्टिकल्स, ये चीजें इकट्ठी कर लीजिए। पेन ले लो, बुक ले लो, एक नीडल मतलब सुई ले लीजिए, एक वुडन स्टिक ले लो। नाउ सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? यू हैव टू स्केच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। अब जैसे कि आपने एक बुक ली, ठीक है, उसकी आउटलाइन खींचो और उसका शेप ड्रॉ करो। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप? क्या इन सब की एक डेफिनेट शेप है? डेफिनेट का मतलब फिक्स शेप है, तो आप बोलोगे यस, हाँ, इन सब की डेफिनेट शेप है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज भी है, मतलब उनकी प्रॉपर बाउंड्रीज हैं, आउटर बाउंड्रीज प्रॉपर हैं, तो यस, दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, और क्या उनका वॉल्यूम भी फिक्स है? तो यस, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम ऑल्सो। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप। तो अब अगर आप इनको हथौड़ी से तोड़ने की कोशिश करोगे या फिर पुल करोगे या ड्रॉप कर दोगे, जमीन पे गिरा दोगे, तो क्या होगा? आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या आप कॉपी के अंदर एक पेन को रख देते हो तो क्या वो इंटरमिक्स हो जाता है? क्या डिफ्यूज हो जाता है? डिफ्यूजन हमने क्या पढ़ा था? डिफ्यूजन हमने पढ़ा था इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन ईच अदर। ठीक है, जो एक दूसरे के पार्टिकल्स अपने आप से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या ये डिफ्यूजन हो सकती है सॉलिड्स के केस में? तो आंसर इज नो, डिफ्यूजन नहीं हो सकती सॉलिड के केस में।
ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम। देखो कंप्रेशन एक, देखिए कंप्रेशन एक प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज को दबा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि स्पंज को हम दबा सकते हैं तो मतलब हम कहेंगे वो कंप्रेस हो सकता है। तो क्या ये जो आप हमने ऊपर आर्टिकल्स लिए थे, पेन, बुक, नीडल या फिर वुडन स्टिक, क्या हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। नाउ ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड्स के। We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volumes, that is have negligible compressibility। तो हम देख सकते हैं इन सब की डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, फिक्स्ड वॉल्यूम है और इनकी कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर है। Solids have tendency to maintain their shape when subjected to outside force। मतलब सॉलिड्स जो है ना अपनी शेप को मेंटेन कर सकते हैं, अगर हम इनके ऊपर कोई ऊपरी दबाव डालें, फोर्स डालें, हाथ से दबाने की कोशिश करें तो वो नहीं दबेंगे, वो कंप्रेस नहीं होंगे। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। अब हम सॉलिड को ना तोड़ तो सकते हैं, अगर आप पेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालोगे, हैमर से उसको मारोगे तो उसकी शेप ऐसे नहीं चेंज होगी, लेकिन वो टूट सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सपोज करो ईंट को दबाने की कोशिश करोगे तो दबेगी तो नहीं, कंप्रेस नहीं होगी, बट यस आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, आप उसको ऊंचाई से गिरा दोगे तो वो ब्रेक हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो है रिजिड, ठीक है। तो रिजिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड to maintain their shape, means they are strong. Consider the following. What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it solid? अब भाई रबर बैंड तो आप सभी ने देखा है, रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करें तो उसकी शेप तो चेंज हो सकती है, तो क्या हम इसको सॉलिड बोलेंगे? सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? जो शुगर है और सॉल्ट है उसके बारे में आप क्या कहोगे? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स these take the shape of the jar, are they solid? अगर आप उनको डिफरेंट जार्स में डालो, ठीक है, एक लंबे से जार में डाल दो, फिर उसी शुगर को आप एक राउंड जार में डाल दो, तो वो शेप चेंज कर लेते हैं ना, जार के अकॉर्डिंग ही उनकी शेप हो जाती है, तो क्या हम उनको सॉलिड बोलेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट स्पंज? स्पंज आप सभी ने देखा है, ठीक है, स्पंज के बारे में आप क्या बोलोगे? इज इट अ सॉलिड? उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं ना, हम दबा सकते हैं, तो क्या वो सॉलिड है कि नहीं है? तो चलिए इन सब के आंसर्स हम पढ़ते हैं। ऑल द अबव आर सॉलिड्स। अब इन तीनों को ही हम सॉलिड कहेंगे, रबर बैंड भी सॉलिड है, शुगर भी सॉलिड है, सॉल्ट भी सॉलिड है और स्पंज भी सॉलिड है, ठीक है। बट अगर हमने ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि रबर बैंड यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, पर हमने ऊपर जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग जो सॉलिड्स होते हैं वो स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनकी शेप नहीं चेंज हो सकती और वो कंप्रेस भी नहीं कर सकते। बट ये तीनों केस तो अलग हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस, ठीक है, ये एक्सेप्शंस हैं। ऑल द अबव आर सॉलिड्स, ये तीनों के तीनों केस सॉलिड्स के हैं। वो कैसे हैं? देखो, अ रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप अंडर द फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। रबर बैंड को आप स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन अपने हाथों से फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है, और जैसे ही आप उस फोर्स को रिमूव करोगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। तो एक्सेसिव फोर्स आप अगर उसको लगाओगे, बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे, तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा और फाइनली वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि जो क्रिस्टल्स थे शुगर के और सॉल्ट के, ठीक है, वो क्या शेप चेंज कर सकते हैं? नाउ देखो, अब हम उसको अलग अलग जार में डालेंगे तो वो जार की शेप ले लेते हैं, बट अगर हम एक इंडिविजुअल क्रिस्टल की बात करें, एक अकेले चीनी के या सॉल्ट के क्रिस्टल की बात करें, तो उसकी जो शेप है वो एज इट इज रहती है, ठीक है। तो द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट रिमेन्स फिक्स्ड whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar, ठीक है। A sponge has minute hole in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. तो अगर आप इसके ऊपर अपने हैंड से फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इन होल्स के बीच में जो एयर ट्रैप्ड है, तो देखो स्पंज को ध्यान से देखिए, स्पंज में आप देखेंगे बहुत सारे माइन्यूट छोटे छोटे होल्स हैं, है ना। इन होल्स के बीच में क्या है, इन होल्स के बीच में एयर
ट्रैप्ड है, ठीक है। अगर आप इस स्पंज को अपने हाथ से दबाओगे, इस पे फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो दब जाएगा और ये जो होल्स हैं इनके बीच से एयर तो बाहर मूव आउट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये दब जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप अपना हाथ ऊपर से उठाओगे ये वापस अपनी शेप रिगेन कर लेगा। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेट इज द लिक्विड स्टेट। इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझेंगे, एक्टिविटी 1.10। कलेक्ट द फॉलोइंग। क्या क्या लेना है आपको, वाटर, कूलिंग ऑयल, मिल्क, जॉइस। क्या क्या लेना है आपको, वाटर, कूलिंग ऑयल, क्या क्या लेना है आपको, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें ले लीजिए। आपको नेक्स्ट चीज क्या लेनी है, नाउ द लिक्विड स्टेट। इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझेंगे, एक्टिविटी 1.10। कलेक्ट द फॉलोइंग, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक। इन सारी चीजों को ले लो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, पुट 50 ml mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory। अब आप अलग अलग शेप के कंटेनर्स ले लो, कोई लंबा ले लो, कोई किसी और शेप का ले लो, ठीक है। इसमें 50 ml मार्क कर लो और इन सब में आपको ये लिक्विड डालना है 1 by 1। What will happen if these liquids are spilled on the floor? अगर इन लिक्विड्स को आप जमीन पे फैला दोगे तो क्या होगा भाई, वो स्प्रेड कर जाएंगे, वो फ्लो करने लग जाएंगे, ठीक है। Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers 1 by 1। तो आपको क्या करना है, आपको मिल्क को पहले फर्स्ट कंटेनर में डालना है, फिर इसी मिल्क को आपको सेकंड कंटेनर में डालना है। अब आपको नोट डाउन करना है क्या मिल्क की वॉल्यूम चेंज हुई या सेम रही। तो आंसर क्या होगा, मिल्क की वॉल्यूम बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। बिकॉज जो लिक्विड की वॉल्यूम होती है वो चेंज नहीं होती है, लिक्विड जस्ट जो कंटेनर होता है उसकी शेप लेते हैं, वॉल्यूम सेम रहती है। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? क्या वो easily flow करता है, तो आप बोलोगे yes, लिक्विड्स इजीली फ्लो करते हैं। तभी तो आपने अगर उसको जमीन पे गिरा दोगे तो वो फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है। We observe that liquids have no fixed shape but have fixed volume। तो लिक्विड्स की फिक्स्ड शेप तो नहीं होती है बट उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। They take up the shape of the container in which they are kept। देखिए आप इसमें देख सकते हो, अगर हम 100 ml लिक्विड लें और उसको फर्स्ट कंटेनर में डालें तो उसका वॉल्यूम तो वही रहेगा, लेकिन उसकी शेप जो होगी वो कंटेनर की शेप की हो जाएगी। अब इसी लिक्विड को आप दूसरे शेप के कंटेनर में डालोगे तो वॉल्यूम 100 ml का 100 ml ही रहेगा, लेकिन उसका शेप जो होगा वो कंटेनर के शेप के जैसा हो जाएगा। अब इसी लिक्विड को आप थर्ड कंटेनर में डालो, इसमें भी आप क्या देखोगे कि वॉल्यूम 100 ml ही रहेगा, लेकिन लिक्विड का शेप जो होगा वो कंटेनर का शेप का हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। सो लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। अब लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, वो अपनी शेप को भी चेंज कर सकते हैं, और उनको हम रिजिड नहीं बोलते तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी कैन कॉल लिक्विड एज फ्लूइड। Refer to activities 1.4, 1.5, where we saw that solids and liquids can diffuse into the liquids। तो देखिए बच्चों, एक्टिविटी 1.4 जिसमें कि हमने 2 बीकर लिए थे और एक में हमने डाली थी इंक की ड्रॉप और दूसरे में हमने डाला था हनी, और हमने देखा था कि लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी थी एक्टिविटी 1.5 जिसमें कि हमने 2 बीकर्स लिए थे और उसमें हमने कॉपर सल्फेट डाला था कोल्ड और हॉट वाटर में, ठीक है। एक्टिविटी 1.4 हो गया लिक्विड डिजॉल्व्स इन लिक्विड, एक्टिविटी 1.5 हो गया सॉलिड डिजॉल्व्स इन लिक्विड। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। अब देखो हमने 2 एग्जाम्पल तो देख लिए जहां पे कि लिक्विड के अंदर डिफ्यूज करता है, और सेकंड एग्जांपल हमने देख लिया जहाँ पे सॉलिड लिक्विड के अंदर डिफ्यूज कर सकता है। थर्ड एग्जांपल है जहाँ पे आपकी जो गैसेस हैं वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज कर सकती हैं। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने देखा ही है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं एनिमल्स, वो कभी आपने सोचा है कि वो सांस कैसे ले पाते हैं। तो बेटा वो सांस इस तरीके से ले पाते हैं क्योंकि अगर आपको पता हो
कि लिक्विड जो वाटर है उसके अंदर भी ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ऑल द लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर द सर्वाइवल। द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, तो ये एक्वाटिक एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं, जो कि ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है वाटर के अंदर, वो उसी को ब्रीथ इन करते हैं। Thus, we may conclude that solids, liquids and gases can diffuse into the liquids. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि solids, liquids और जो gases हैं वो डिफ्यूज कर सकते हैं liquids के अंदर। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है liquids का वो solid से बहुत ज्यादा होता है। This is due to the fact that in the liquid state, particles move freely and have greater space between each other. ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का, उसमें हमने क्या देखा था, जो लिक्विड स्टेट है उसमें पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। ठीक है, उस स्पेस की वजह से जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत आराम से मूव कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। क्योंकि जो सॉलिड स्टेट है उसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या थी, वो क्लोजली पैक्ड थे। ठीक है, तो उनके बीच में स्पेस नहीं था। जब स्पेस नहीं होगा तो वो बेटा मूव करने में भी उनको डिफिकल्टी होगी। तो चलो अब हम नेक्स्ट स्टेट पे आ गए, द गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम द सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। अच्छा, बचपन में आप लोगों ने सबने बैलून्स तो खरीदे ही होंगे। आपने देखा होगा कि जो बैलून सेलर होते हैं उनके पास एक गैस का सिलेंडर होता है जिससे कि वो आपके बैलून में हवा को भरते हैं। Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. तो आपको उससे क्या पूछना है, उससे आपको पूछना है कि भाई वो उस एक छोटे से सिलेंडर से कितने सारे बलून्स फिलअप कर पाता है, और आपको ये इंक्वायरी करनी है कि भाई उस सिलेंडर में कौन सी गैस है। ऐसा बैलून का सिलेंडर आप लोगों ने देखा ही होगा बचपन में, जिससे कि आप लोगों ने बलून्स भरवाए होंगे। तो ये एक छोटा सा सिलेंडर होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा गैस होती है। ठीक है, और उस गैस से थाउजेंड्स ऑफ बैलून भर सकते हैं। इतने छोटे से सिलेंडर के अंदर इतनी सारी गैस कैसे आई, और इसके अंदर कौन सी गैस है। ठीक है, देखो बेटा, क्योंकि हमें पता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अगर हम उस गैस को इस बलून के अंदर भरना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उस गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से गैस कंप्रेस हो जाएगी और इस सिलेंडर के अंदर गैस को हम भर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस है, तो वो गैस होती है हीलियम गैस। ठीक है, हीलियम गैस एक बहुत ही लाइट गैस है जिसकी वजह से जो बलून है वो आसमान में उड़ जाता है और जमीन पे गिरता नहीं है। एक्टिविटी 1.11, take 300 ml syringes and close their nozzles by rubber cork as shown in figure 1.4. देखो फिगर 1.4 क्या है, फिगर 1.4 ये है। इसमें हमें क्या करना है, हमें एक सिरिंज लेना है और उसका जो माउथ है उसको हमें रबर की कॉर्क से बंद कर देना है। तो देखिए इस टाइप के सिरिंजेस आपने डॉक्टर के पास देखे ही होंगे, है ना। अब ये जो हमने इस एक्टिविटी में क्या करा है, हमने इसका जो माउथ है इसको रबर की कॉर्क से बंद कर दिया है, और ये इसकी बॉडी है। ठीक है, और ये जो नीचे का पोर्शन दिख रहा है ना, इसको हम पीछे खींच सकते हैं और निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं पिस्टन। अब इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। हमने 3 सिरिंज लिए 100 ml के, और उन सब में से हमने जो पिस्टन का पोर्शन है इसको बाहर निकाल दिया। Leaving one syringe as untouched, fill water in the second and piece of chalk in the third. तो जो फर्स्ट सिरिंज था उसमें हमने एज इट इज उसको ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सिर्फ गैस होगी। ठीक है, सेकंड जो सिरिंज है, सेकंड सिरिंज के हमने अंदर भर दिया वाटर, और जो थर्ड सिरिंज है, थर्ड सिरिंज के अंदर हमने भर दिए चॉक के पीसेस। ठीक है, insert the piston back into the syringes. You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringes for their smooth movement. अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पिस्टन निकाल दिया था तीनों सिरिंजेस का, तो ये जो पिस्टन है हमें वापस अंदर डालना है। तो पहले के अंदर तो क्या होगा, पहले के अंदर सिर्फ गैस है। सेकंड सिरिंज के अंदर क्या होगा, सेकंड सिरिंज के अंदर यहाँ पे वाटर होगा, और थर्ड सिरिंज के अंदर यहाँ पे चॉक के पीसेस होंगे। ठीक है, मतलब पाउडर फॉर्म में चॉक होगा। नाउ
और थोड़ी सी आप वैसलीन अप्लाई कर सकते हो पिस्टन पे ताकि वो स्मूथली अंदर जा सके, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा लुब्रिकेशन हो जाएगा तो वो स्मूथली अंदर जा सकेगा। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब आपको क्या करना है, इस पिस्टन को दबाना है और देखना है कि सबसे ज्यादा पिस्टन किस में अंदर मूव कर सकता है। तो आप देखोगे कि इन द केस ऑफ गैस जो पिस्टन है वो बहुत ज्यादा अंदर तक जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स थे पहले तो दूर दूर थे, लेकिन जैसे ही आप इस पे फोर्स अप्लाई करोगे, अपने हाथ से फोर्स अप्लाई करोगे, ये पिस्टन नीचे की साइड मूव होगा तो क्या होगा, ये गैस के पार्टिकल्स पास 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 आ जाएंगे और ये पिस्टन काफी नीचे तक मूव कर सकता है। तो इसका मतलब है कि गैस जो है बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। We have observed that gases are highly compressible. ये बहुत ही important property है gases की as compared to the solids and liquids. अगर हम उसको solid और liquid से compare करें तो gases बहुत ज़्यादा compressible होती हैं। The liquefied petroleum gas, जिसको कि हम LPG बोलते हैं, that we get in our home for cooking or the oxygen supply to the hospitals in the cylinder is compressed gas. तो देखो ये कंप्रेसिबिलिटी कहाँ पे यूज हो रही है गैस की। एक तो हमारे घर में जो कुकिंग गैस होती है, जिसके सिलेंडर्स होते हैं जिसपे आप खाना बनाते हो ना, वो एलपीजी बोलते हैं उसको, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका सेकंड एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो आपने हॉस्पिटल में देखे होंगे वो भी कंप्रेस्ड गैस का ही एग्जाम्पल होते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एक और एग्जांपल है सीएनजी गैसेस। आपने देखा होगा आजकल व्हीकल्स में, कार्स में सीएनजी यूज होता है। जो स्कूल में बच्चों को छोड़ने वाली कार्स होती हैं, बसेस होती हैं, उनमें सीएनजी का सिलेंडर यूज होता है। इट इज यूज एज फ्यूल दीज डेज इन द व्हीकल्स ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो इसके पीछे क्या रीजन है, बिकॉज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, उसको इतना कंप्रेस कर सकते हैं कि एक सिलेंडर के अंदर हम कैरी कर सकते हैं। Large volume of gas can be compressed into small cylinder and transported easily. We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. अच्छा बच्चों देखो, बिना किचन में एंटर करे आपको पता चल जाता है ना कि भाई किचन में मम्मी क्या बना रही है। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस अस। अब ये जो स्मेल है ये हमारे तक आई कैसे, कभी सोचा है आपने। देखो जो पार्टिकल्स होते हैं एरोमा के, एरोमा मतलब खुशबू, जो फूड बन रहा है किचन में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो आपकी गैस है ना, एटमॉस्फेयर में गैस है उसके साथ मिक्सअप हो के हम तक पहुंच जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर spread from the kitchen reaches us even farther away. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बारी क्वेश्चन आता भी है। The smell of hot cooked food reaches us in seconds compared to this with the rate of diffusion of solids and liquids. देखो जो अगर खाना गर्म है, गरम गरम खाना मम्मी पका रही है तो उसकी जो स्मेल है वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली विद इन सेकेंड्स आप तक पहुंच जाएगी। आप अगर दूसरे कमरे में हो तो भी वो खुशबू आपको सेकेंड्स में आ जाएगी, ठीक है। कंपेयर टू दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड और लिक्विड, मतलब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड का होता है और लिक्विड का होता है वो थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, वो थोड़ी देर में आता है, लेकिन जो गैस का डिफ्यूजन गैस के अंदर है वो बहुत ही जल्दी होता है ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। अब ऐसा क्यों होता है, फिर से क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ गैस के पार्टिकल्स कैसे थे, वो बहुत दूर दूर थे, ठीक है। अब सपोज करो ये जो खाना बन रहा है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स भी जो मतलब गैस फॉर्म में होंगे ना, तो ये गैसियस फॉर्म दूसरे गैसियस फॉर्म में बहुत ही इजीली फिक्स इन हो जाएंगे, इनके पार्टिकल्स एक दूसरे में इजीली डिफ्यूज हो पाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्पीड होती है उन पार्टिकल्स की। क्यों, क्योंकि ये हीट इन्होंने गेन करा हुआ है, मतलब इन्होंने काइनेटिक एनर्जी गेन करी हुई है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने काइनेटिक एनर्जी गेन करी हुई है। मैंने आपको बताया था जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है मतलब वो चीज तेजी से मूव करेगी, और जो आपके गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस भी होता है। गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, दैट इज व्हाई जो गैसेस होती हैं उनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. तो अब देखिए, अगर एक हम माने कि कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर गैस है, तो क्या होगा, जो ये गैस के पार्टिकल्स हैं क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है तो ये क्या करते हैं, ये रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। अब ऐसा करने में क्या होगा, जो वॉल्स हैं कंटेनर की इसको भी ये हिट करेंगे,
ठीक है, इसको हिट करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, ये प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो गैस है वो बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है, और यही रीजन है कि जो आपके गैस के सिलेंडर होते हैं, चाहे वो एलपीजी गैस हो, चाहे वो सीएनजी गैस हो, या फिर ऑक्सीजन के सिलेंडर हो, वो ज्यादा थिक मटेरियल के बने होते हैं ताकि वो कहीं फट ना जाए, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली उसके कंटेनर की जो वॉल्स होती हैं उसको हिट करते रहते हैं, और अगर वो कंटेनर की वॉल्स थिक इनफ नहीं होंगी तो वो फट भी सकता है। तो आप इस फिगर में देख ही सकते हो, फिगर ए, बी और सी क्या दिखा रही है, ये मैग्नीफाइड थीमेटिक पिक्चर है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। इसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स दिखाए हैं। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं विद नो स्पेस बिटवीन देम। एंड अच्छा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, वो होगा सॉलिड्स में सबसे ज्यादा। अब देखिए सेकंड स्टेट में आप देख रहे हो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस है, और ये एरो शो कर रहे हैं कि जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है आपकी गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में आप देखो उस पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर हैं एक दूसरे से, और वो रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं, वॉल्स को हिट करते रहते हैं कंटेनर की, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर है, और इनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लीस्ट होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है वो मैक्सिमम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने अपने ऑब्जर्वेशन से ये पता लगाया है कि जो वाटर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर एंड गैस एज वेपर। ठीक है, तो वाटर एग्जिस्ट कर सकता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। तो अब हमें पता ये लगाना है कि जो ये मैटर है, मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, इसमें जब स्टेट चेंज होती है तो उस मैटर के अंदर क्या होता है। मतलब अगर आइस है, ठीक है, वो आइस लिक्विड जब बनी तो इसके अंदर ऐसा क्या हुआ कि वो लिक्विड बन गई। What happens to the particles of matter during the change of state। अब जो इसके पार्टिकल्स थे, ठीक है, आइस का जो एक क्यूब है वो बहुत सारे पार्टिकल्स को मिलकर बना होगा, इन पार्टिकल्स के साथ क्या हुआ जब ये चेंज ऑफ स्टेट हुई। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, ये चेंज ऑफ स्टेट होती कैसे है। वी नीड टू आंसर टू दिस क्वेश्चन, इजंट इट। तो इन सब का आंसर पता लगाने के लिए हमें कोई एक्टिविटी आगे करनी पड़ेगी। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, एक्टिविटी 1.12 से समझने की कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर किस तरीके से स्टेट चेंज में इफेक्ट करता है। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लैबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस एज इन फिगर 1.6। हमें क्या करना है, हमें 150 ग्राम ऑफ आइस लेनी है एक बीकर के अंदर, और उसमें एक लैबोरेटरी का थर्मामीटर सस्पेंड करना है, मतलब लटका देना है। ठीक है, अब ये अपैरेटस देखो, इसको समझो। हमने क्या किया, हमने ये बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर के अंदर हमने 150 ग्राम आइस ले ली, और ये देखो ये लैबोरेटरी थर्मामीटर है, ये हमने इसमें इस आयरन स्टैंड से, इस क्लैंप से लटका दिया। इस तरीके से आपको लटकाना है कि ये जो इसका बल्ब है नीचे मरकुरी, वो आइस के अंदर होना चाहिए। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा ये आइस के अंदर है, ठीक है, लेकिन इसको नीचे बीकर को टच नहीं करे, इतना ध्यान दें। ठीक है, तो इस तरीके से एक सेटअप तैयार करना है। एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लो, ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे बर्नर होगा और उसके ऊपर ये बीकर होगा जिसके अंदर की आइस है। ठीक है, और ये ग्लास स्टेरर है क्योंकि हम इसको ग्लास स्टेरर से हिलाएंगे जैसे जैसे नीचे से हम हीट अप करते रहेंगे। तो अब हमें क्या करना है, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। अब इस बीकर को थोड़ी हल्की फ्लेम पे हीट करना स्टार्ट करो। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट टू मेल्ट। अब टेम्परेचर को नोट करिए जब आइस मेल्टिंग स्टार्ट करती है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब दोबारा से टेम्परेचर को नोट डाउन करो जब सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट।
अब अपनी सारी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करो जब आइस सॉलिड से पूरी की पूरी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट while stirring till the water starts boiling। अब भाई ग्लास रॉड को बीकर के अंदर डालो और हीट करो। कब तक हीट करना है? जब तक कि सारा का सारा वाटर बॉईल होना ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले देखो ये दो सेटअप है। ठीक है, फर्स्ट सेटअप में हमने क्या किया, हमने इसके अंदर आइस ली, ठीक है, थर्मामीटर लगाया और इसमें ग्लास टेरेसेस को थोड़ा हम हिलाएंगे जैसे जैसे नीचे से हीट करते रहेंगे। इसको लो फ्लेम पे हीट करना चालू करा और हमने टेम्परेचर नोट डाउन करा जब ये आइस मेल्ट होना स्टार्ट हुई, और सेकंड टेम्परेचर हमने नोट करा जब पूरी की पूरी आइस मेल्ट होके वाटर बन गई। ठीक है, ये तो फर्स्ट सेटअप हो गया। सेकंड सेटअप यही रहेगा, लेकिन सेकंड केस में हमें करना क्या है, सेकंड स्टेट में हमें टेम्परेचर हमने नोट डाउन करना है जब ये पूरे का पूरा वाटर है। ठीक है, आइस से वाटर बन चुका था ना, ये टेम्परेचर नोट डाउन करोगे। अब ये वाटर जब बॉईल होना स्टार्ट होगा, टेम्परेचर नोट डाउन करो। तो फर्स्ट फिगर किसकी है, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर। सेकंड फिगर क्या है, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। सेटअप एक ही है, बस इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे। नाउ keep a careful eye on the thermometer reading till most of the water has vaporized। अब आपको थर्मामीटर की रीडिंग ध्यान से देखनी है जब तक सारा वाटर वेपोराइज्ड ना हो जाए। Record your observation for the conversion of water into the liquid state to the gaseous state। अब आपको रिकॉर्डिंग करनी है सारी ऑब्जर्वेशन, सारा का सारा आपका आइस लिक्विड बन गया, फिर लिक्विड से वो गैस बन गया। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of particle increases। देखो अब जब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, क्या इंक्रीज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। कोई भी चीज मोशन में है तो उसके अंदर एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। नाउ ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो किसी भी सॉलिड का, तो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड। अब देखो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, तो जो पार्टिकल्स थे उसके सॉलिड के, ठीक है, इनके बीच में वैसे तो स्पेस नहीं होता, बट यू कैन सी बहुत ही लेस स्पेस होता है, अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं ये। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही इन्होंने ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करी तो ये अपनी ही जगह पे बहुत ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो हम कंटिन्यूसली जो हीट सप्लाई कर रहे थे आइस को, अब क्या होगा, वो जो हीट है वो इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ओवरकम करने के काम आएगी। मतलब इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको तोड़ने के काम आएगी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे जोर जोर से काइनेटिक एनर्जी गेन करके, और अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वीक हो जाएगा और स्टेट चेंज हो जाएगी, सॉलिड से क्या बन जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, so the energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles। This is very important line। The particles leave their fixed position and starts moving more freely। अब ये particles ने अपनी fixed position छोड़ दी और freely move करने लग गए। ठीक है, A stage is reached when the solid melts। अब एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जब सॉलिड मेल्ट हो जाएगा एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, और वो क्या बन गया, वो लिक्विड बन गया। द मिनिमम temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point। very important definition। ठीक है, अब melting point क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें जो सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो कि आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना है, ये 273.15 केल्विन है। ठीक है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। The process of melting, that is change of solid state into the liquid state, is also called as fusion। ठीक है,
अब ये प्रोसेस जो है मेल्टिंग का, जिसमें कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, वो उसी को हम फ्यूजन बोलते हैं। When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आता है। जब ये सॉलिड मेल्ट हुआ, मतलब जब आइस मेल्ट हुई, थोड़े टाइम के लिए क्या होता है ना, टेम्परेचर वही रहता है, आप जितनी मर्जी हीट देते जाओ आइस को, लेकिन वो टेम्परेचर जो होता है उसका कांस्टेंट हो जाता है थोड़ी देर के लिए, वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। तो ये जो हीट हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं, हीट गई कहाँ? You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached. तो देखो बच्चों, जब आप टेम्परेचर नोट डाउन करोगे आइस का टेम्परेचर अराउंड होता है -4°C, ठीक है। जब आप उसको हीट दोगे तो वो सॉलिड आइस लिक्विड में कन्वर्ट होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा? 0°C, ठीक है। अब आप इसको हीट करते रहोगे। अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा आइस भी है और थोड़ा पानी भी है, ठीक है। मतलब क्योंकि आइस के कुछ क्यूब्स तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, लेकिन अभी भी कुछ क्यूब्स बाकी है। तो आप इसको हीट अप करते जा रहे हो, लेकिन टेम्परेचर तो इंक्रीज होना चाहिए ना, 0 से और आगे बढ़ना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए। लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए आप नोट डाउन करोगे कि टेम्परेचर जो है वो हीट देने के बावजूद भी 0°C ही रहता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो टेम्परेचर अब हम कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, वो हीट कहाँ पे यूज हो रही है? वो हीट यूज हो रही है इन चेंजिंग द स्टेट, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में यूज हो रही है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? एकदम पास होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक और चीज इंक्रीज होती है, वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? ये जो पार्टिकल्स हैं अपनी ही जगह पे जोर जोर से वाइब्रेट करने लग जाएंगे, ठीक है, उछलने लग जाएंगे। एक दूसरे को हिट करेंगे तो क्या होगा? वो दूर दूर चले जाएंगे। अब देखो दूर दूर चले गए तो आप देखो ये दूसरी स्टेट किसकी है? ये दूसरी स्टेट है लिक्विड की, जिसमें पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, ठीक है। तो ये जो हीट आपने यहाँ पे दी, वो कहाँ यूज हुई? It is used in changing the state from solid to liquid. That is why you don't see rise in the temperature. I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर अब क्या होगा? You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. अब आपने ऑब्जर्व करा होगा एक्सपेरिमेंट करते हुए मेल्टिंग का, ये जो टेम्परेचर है उस सिस्टम का इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। जब मेल्टिंग पॉइंट आ गया उसके बाद जब तक कि सारी की सारी आइस मेल्ट होके लिक्विड नहीं बन गई, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। अब ये आप जितना मर्जी बीकर को हीट करते रहो, जब तक कि सारी की सारी आइस जो है वो जब तक कि सारी की सारी आइस जो है वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। दिस हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। ये आंसर हो गया। ये जो हीट थी कहाँ गायब हो गई थी? ये कहीं गायब नहीं हुई थी। ये हीट यूज अप हुई इन चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इसको तोड़ने के, इसको ओवरकम करने के काम आई, ताकि ये पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे और स्टेट चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। Now, as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat. अब जो ये हीट एनर्जी है, ये किसने एब्जॉर्ब करी? ये आइस ने एब्जॉर्ब कर ली विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर का राइज नहीं दिखा, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर नहीं दिखा, सारी की सारी हीट आइस ने एब्जॉर्ब कर ली। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो हीट थी वो बीकर के कंटेंट्स के अंदर ही छुप गई थी जाके, ठीक है। क्योंकि ये छुपी हुई हीट है तो इसको हम बोलते हैं हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन।
द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, ठीक है, तो लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वो हीट जो कि चाहिए हमें 1 किलो सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, इसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट पे जितनी हीट हमें चाहिए 1 किलो सॉलिड को लिक्विड बनाने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। सो पार्टिकल्स in water at 0 degree Celsius, that is 273 Kelvin, have more energy as compared to particles in ice at the same temperature। ठीक है, तो किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, कौन से पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी है, वाटर के पार्टिकल्स के पास 0 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू द आइस एट द सेम टेम्परेचर। ओके, चलिए, when we supply heat energy to the water, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। जब हम हीट एनर्जी देते हैं वाटर को, तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं ना, वो बहुत तेजी से मूव करने लग जाते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर आप इसको हीट अप करते रहोगे तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, ये बहुत ज्यादा एनर्जी गेन कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, तो क्या होगा, ये दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से दूर चले गए, ठीक है, तो मतलब इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस आ गया। अब बहुत ज्यादा स्पेस किस स्टेट में होता है, बिल्कुल ठीक, गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये इनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये अपने के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करेंगे। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। तो अभी जो लिक्विड था ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गैस। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो, वो टेम्परेचर जिसमें कि लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आपने पढ़ लिया मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, और उसका अपोजिट हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बच्चों, फिगर 1.6 का बी पार्ट क्या था, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर्स। इसमें क्या हुआ, इसमें जब बीकर के अंदर जो वाटर था उसको हम हीट कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपको पता है पार्टिकल्स क्या गेन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मोर काइनेटिक एनर्जी मतलब वो बहुत तेज वाइब्रेट करने लग जाएंगे। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो, सॉरी, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं, और फिर वो तेज वाइब्रेट करने लग जाएंगे। वाइब्रेट करेंगे तो मतलब क्या होगा, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, और जो हम इसको हीट देंगे ना, तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है बॉईल होता है। जो हम इसको हीट देंगे वो हीट कंटिन्यूसली यूज होगी इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। ठीक है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के काम आएगी ये जो हम हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप देखोगे, जो आप हीट तो दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं होगा, टेम्परेचर 100 डिग्री ही शो करेगा थोड़ी देर के लिए। कब तक ले, जब तक कि सारा का सारा वाटर वेपर नहीं बन जाता। ठीक है, तो जैसे ही ये जो पार्टिकल्स हैं काइनेटिक एनर्जी गेन करके तेज वाइब्रेट करेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाएगा और चेंज ऑफ स्टेट हो जाएगा लिक्विड से गैसियस स्टेट। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। तो देखिए, बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिना का क्या मतलब होता है, देखो आप देख रहे हो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं नीचे से, तो ये पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं और ऊपर की साइड मूव करते हैं। ठीक है, ऊपर से फिर ये वापस यहाँ नीचे की साइड आते हैं उबल उबल के। ठीक है, इस तरीके से सारे पार्टिकल्स हीट अप होकर ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। तो मतलब पूरे के पूरे सारे पार्टिकल्स प्रॉपरली हर तरफ से हीट अप होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग है बल्क फिनोमिना। Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state। अब तो ये पार्टिकल्स हैं, ये इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। फॉर वाटर
दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। अब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का केल्विन की फॉर्म में कितना है, इट इज 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए आप प्लस 273 केल्विन कर देंगे, ठीक है। मतलब कि अगर आपको 0 डिग्री को केल्विन में चेंज करना है तो क्या होगा, 0 डिग्री में आप 273 ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा 273 केल्विन, ठीक है। और अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो आपको -273 करना होगा। तो अब हमने जैसे यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिस्क्राइब करा है, सेम इसी तरीके से आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसमें बस थोड़े से वर्ड्स चेंज होंगे। वो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड की जगह क्या आ जाएगा, लिक्विड, इनटू लिक्विड की जगह आ जाएगा वेपर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट की जगह आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जगह आ जाएगा वेपोराइजेशन, ठीक है। तो अगर समझ आ गई है तो इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज water vapor at 373 Kelvin, that is 100 degree Celsius, have more energy than the water. अब किन पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी है, स्टीम में या वाटर में, तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी की बात जो यहाँ पे कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ज्यादा वाइब्रेट कौन करेगा, पार्टिकल स्टीम के ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि वेपर फॉर्म कब हुआ, जब वाटर को हमने हीट करा और वाटर के पार्टिकल्स ने काइनेटिक एनर्जी गेन करी, तब वो स्टीम बन गए। इसलिए स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होती है वाटर से। This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट होगा, जब हम सॉलिड को हीट करेंगे। एग्जाम्पल हो गया आइस को जब आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा लिक्विड। लिक्विड को हीट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा गैस। इसी तरीके से गैस को अगर आप कूल करोगे, ठंडा करोगे, तो क्या होंगे, इसके जो पार्टिकल्स दूर दूर थे वो पास आ जाएंगे थोड़ी, और गैस चेंज हो जाएगी, बन जाएगा लिक्विड। लिक्विड को और ज्यादा कूल करोगे तो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स और ज्यादा पास 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 आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में इंटर कन्वर्शन हो जाएगा। नाउ सो वी इन्फेर दैट द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, क्या रिजल्ट निकला, कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करके, टेम्परेचर इंक्रीज करके, हीट दे के भी हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और हीट निकाल के मतलब टेम्परेचर को लेस करके भी हम स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि सब्सटेंसेस जो हैं सॉलिड से लिक्विड में बदले जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में बदले जा सकते हैं हीट देकर। अब कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जिनको हम डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड स्टेट की बजाय गैस बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, याद करो, वो है कैम्फर, ठीक है। कैम्फर जिसको कि आप बोलते हो कपूर, जब आप कपूर को जलाते हो तो वो लिक्विड बने बिना डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो देखो बच्चों, ये है कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर। जब आप इसको हीट करते हो तो डायरेक्टली ये क्या बन जाता है, ये डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है विदाउट मेल्टिंग। तो चलिए अब हम एक्टिविटी 1.13 पढ़ते हैं। टेक सम कैम्फर, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। थोड़ा सा कैम्फर ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, उसको क्रश कर लो और उसको एक चाइना डिश में रख लो। देखो ये है कैम्फर चाइना डिश में पड़ा हुआ। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, इसमें ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रख दीजिए। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द सिस्टम ऑफ द पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। अब ये जो इसका माउथ था, यहाँ पे कॉटन का एक पीस डाल दीजिए ताकि जब हम इसको हीट करेंगे तो ये कैम्फर जो है ये यहाँ से निकल ना जाए बाहर,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेटअप रखना है। एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लो, उसके नीचे एक बर्नर रख दो, उसके ऊपर एक चाइना डिश रखिए, चाइना डिश के अंदर कैम्फर है, कैम्फर के ऊपर एक इन्वर्टेड फनल है और इस फनल का जो माउथ है इसमें आप कॉटन प्लग को इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब इसको हीट करो और नोट डाउन करो कि क्या हो रहा है। वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। तो आपका क्या रिजल्ट निकला उसको नोट डाउन करिए। आप देखोगे जो कैम्फर है वो बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए डायरेक्टली गैस बन गया और यहाँ कॉर्नर्स में डिपॉजिट हो गया फनल के। ठीक है, ये सॉलिडिफाइड हो गया। So a change of state directly from solid to gas without changing in liquid state is called sublimation. तो ये स्टेट क्या कहलाती है, जब कोई सॉलिड चीज डायरेक्टली गैस बन जाती है बिना लिक्विड बने तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। And the direct change of gas to the solid without changing into liquid is called deposition. अब इसका उल्टा, डायरेक्टली अगर गैस वापस सॉलिड बन जाती है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड बने, मतलब गैस डायरेक्टली सॉलिड बन गई बिना लिक्विड बने, उसी को हम कहते हैं डिपोजिशन। तो अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे। सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए आप +273 केल्विन कर देंगे। ठीक है, मतलब कि अगर आपको 0 डिग्री को केल्विन में चेंज करना है तो क्या होगा, 0 डिग्री में आप 273 ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, और अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो आपको -273 करना होगा। तो इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब जैसे हमने ऊपर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो अब हमने जैसे यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिस्क्राइब करा है, सेम इसी तरीके से आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसमें बस थोड़े से वर्ड्स चेंज होंगे। वो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड की जगह क्या आ जाएगा, लिक्विड, इनटू लिक्विड की जगह आ जाएगा वेपर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट की जगह आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जगह आ जाएगा वेपोराइजेशन। ठीक है, तो अगर समझ आ गई है तो इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। Now, do it in the same way as have defined the latent heat of fusion. Particles in steam, that is water vapor at 373 Kelvin, that is 100 degrees Celsius, have more energy than the water. अब किन पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी है, स्टीम में या वाटर में। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी की बात जो यहाँ पे कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ज्यादा वाइब्रेट कौन करेगा, पार्टिकल स्टीम के ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि वेपर फॉर्म कब हुआ, जब वाटर को हमने हीट करा और वाटर के पार्टिकल्स ने काइनेटिक एनर्जी गेन करी, तब वो स्टीम बन गए। इसलिए स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होती है वाटर से। This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट होगा, जब हम सॉलिड को हीट करेंगे। एग्जाम्पल हो गया आइस को जब आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा लिक्विड। लिक्विड को हीट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा गैस। इसी तरीके से गैस को अगर आप कूल करोगे, ठंडा करोगे, तो क्या होंगे, इसके जो पार्टिकल्स दूर दूर थे वो पास आ जाएंगे थोड़ी और गैस चेंज हो जाएगी, बन जाएगा लिक्विड। लिक्विड को और ज्यादा कूल करोगे तो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स और ज्यादा पास आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में इंटर कन्वर्शन हो जाएगा।
नाउ सो वी इन्फेर दैट द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, क्या रिजल्ट निकला कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करके, टेम्परेचर इंक्रीज करके, हीट दे के भी हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और हीट निकाल के मतलब टेम्परेचर को लेस करके भी हम स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि सब्सटेंसेस जो हैं सॉलिड से लिक्विड में बदले जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में बदले जा सकते हैं हीट देकर, बट देयर are some that change directly from solid state to the gaseous state and vice versa without changing into the liquid state। अब कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जिनको हम डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड स्टेट की बजाय गैस बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा एग्जांपल है याद करो, वो है कैम्फर। ठीक है, कैम्फर जिसको कि आप बोलते हो कपूर। तो देखो बच्चों, ये है कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर। जब आप इसको हीट करते हो तो डायरेक्टली ये क्या बन जाता है, ये डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है विदाउट मेल्टिंग। तो चलिए अब हम एक्टिविटी 1.13 पढ़ते हैं। टेक सम कैम्फर, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। थोड़ा सा कैम्फर ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, उसको क्रश कर लो और उसको एक चाइना डिश में रख लो। देखो ये है कैम्फर चाइना डिश में पड़ा हुआ। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। इसमें ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रख दीजिए। Put a cotton plug on the system of the Put a cotton plug on the stem of the funnel। अब ये जो इसका माउथ था, यहाँ पे कॉटन का एक पीस डाल दीजिए ताकि जब हम इसको हीट करेंगे तो ये कैम्फर जो है ये यहाँ से निकल ना जाए बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेटअप रखना है। एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लो, उसके नीचे एक बर्नर रख दो, उसके ऊपर एक चाइना डिश रखिए, चाइना डिश के अंदर कैम्फर है, कैम्फर के ऊपर एक इन्वर्टेड फनल है और इस फनल का जो माउथ है इसमें आप कॉटन प्लग को इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब इसको हीट करो और नोट डाउन करो कि क्या हो रहा है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। तो आपका क्या रिजल्ट निकला उसको नोट डाउन करिए। आप देखोगे जो कैम्फर है वो बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए डायरेक्टली गैस बन गया और यहाँ कॉर्नर्स में डिपॉजिट हो गया फनल के। ठीक है, ये सॉलिडिफाइड हो गया। So a change of state directly from solid to gas without changing in liquid state is called sublimation। तो ये स्टेट क्या कहलाती है, जब कोई सॉलिड चीज डायरेक्टली गैस बन जाती है बिना लिक्विड बने तो उसको हम कहते हैं sublimation। The direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition। अब देखो, अगर कोई भी गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है बिना लिक्विड बने तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। तो ये सब्लिमेशन का बिल्कुल उल्टा हो गया। जब कोई गैस डायरेक्टली क्या बन जाती है, सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड बन जाती है और उसी को हम बोलते हैं ड्राई आइस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब चेंज ऑफ प्रेशर का स्टेट्स पे कैसे असर पड़ता है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो स्टेट कैसे चेंज होगी, और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तो स्टेट कैसे चेंज होगी। मतलब सॉलिड लिक्विड कब बनता है, इंक्रीज करने पे डिक्रीज करने पे। अब हम इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। We have already learned that the difference in the various states of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles। इसका मतलब है कि मैटर में जो भी डिफरेंस होता है, मतलब कोई चीज सॉलिड क्यों है, कोई चीज लिक्विड क्यों है और कोई चीज गैस क्यों है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये इसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। देखो, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है, मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। ठीक है, इसी की वजह से ये क्या है, रिजिड है, इसकी फिक्स शेप है और इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम है। बट आप लिक्विड के पार्टिकल्स देखो, दे हैव सम स्पेस, उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस है। इट मीन्स दे आर नॉट रिजिड, वो रिजिड नहीं है तो क्या होंगे,
फ्लूइड कहलाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, इसकी वजह से इनकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होती, वो कंटेनर की शेप को ले लेते हैं, ठीक है। और लेकिन इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होती है, मतलब अगर आपने 100 ml लिक्विड लिया है तो अगर आप दूसरे कंटेनर में डालोगे तो उसकी वॉल्यूम फिक्स रहेगी, वो 100 ml ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आप आ जाओ, देखो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। इसका मतलब है कि दे आर नॉट रिजिड, रिजिड नहीं है, मतलब वो फ्लूइड है, गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं, ठीक है। अब गैसेस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो जिस कंटेनर में होंगे या रूम में होंगे तो उसी की शेप ले लेते हैं, और उनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की वजह से जो मैटर की स्टेट है उनमें भी डिफरेंस होता है। Now, what will happen when we start putting pressure and compress a gas? अब देखो, अगर आप गैस पे प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, विच इज इनक्लोज इन द सिलेंडर। अगर देखिए, देखो एग्जाम्पल, आप फिगर 1.8 देखिए, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर ये गैस है, आप पार्टिकल्स देख रहे हो, पार्टिकल्स के बीच में कितना ज्यादा स्पेस है, और उसके ऊपर ये पिस्टन है, इससे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इससे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इसको दबा रहे हैं। तो क्या होगा, डू यू थिंक दैट इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। आपको क्या लगता है, अगर मैं इस पे प्रेशर इंक्रीज करूं तो क्या स्टेट चेंज होगी, मतलब ये गैस है अभी, तो क्या इसमें स्टेट चेंज होगा, क्या ये लिक्विड बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, या कुछ भी नहीं होगा। तो बिल्कुल ठीक है, देखो जैसे जैसे आप इस पे प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो आप देख रहे हो पार्टिकल्स पास पास आ गए, इनके बीच का स्पेस डिक्रीज हो गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया लिक्विड, है ना। अब आप इस पे और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये और भी ज्यादा पास आ गए। अब ये इतनी ज्यादा पास किस में होते हैं, सॉलिड की स्टेट में, ठीक है। तो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज की स्टेट चेंज करने चाहते हैं तो हम बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर कर सकते हैं। अगर इसका हम उल्टा कर ले, इस पे से प्रेशर डिक्रीज करें, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे, और प्रेशर डिक्रीज करें तो पार्टिकल्स और ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, लेकिन उसके साथ एक चीज का और ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, प्रेशर तो आप इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराने लग जाएंगे और दूर दूर भागने लग जाएंगे, ठीक है, वो मूव करने लग जाएंगे, तो उनके बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो स्टेट चेंज हो जाएगी। तो अगर हमें किसी भी चीज को, जैसे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो गैसेस क्या हो जाएंगी, वो लिक्विड बन जाएंगी। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाते हैं। जो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके ऊपर आप प्रेशर इंक्रीज कर दोगे तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। नाउ इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में स्टोर करा जाता है। Solid carbon dioxide get converted directly into gaseous state on decreasing the pressure to 1 atmosphere। अगर आप इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर दोगे, ठीक है, प्रेशर उस पर कम कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, दोबारा से गैसियस फॉर्म में आ जाएगी, वो दोबारा से गैस बन जाएगी विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो इसके बीच में देखो कहीं भी कोई लिक्विड स्टेट नहीं है, ठीक है, पहले गैस डायरेक्टली बन गई सॉलिड, अब सॉलिड डायरेक्टली बन गया गैस, बीच में कहीं भी लिक्विड स्टेट नहीं है। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि how can you say that pressure and temperature affect the state of the substance, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को लिखोगे, by increasing the temperature state can be changed, as when we increase the temperature kinetic energy increases, thus the particles start moving rapidly and the distance between them increases and the state also changes, ठीक है। and by increasing the pressure also we can change the state, here we have already learned, यहाँ पे हम already पढ़ चुके हैं कैसे।
अब ये देखिए, ये फिगर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिगर आपको एज इट इज पेपर में आ जाती है और ये चीजें यहाँ पे मिसिंग होंगी। आपको लिखना होगा कि कैसे यहाँ पे क्या हुआ, कि सॉलिड लिक्विड कैसे बनेगा। तो सॉलिड कैसे लिक्विड बना, फ्यूजन, जब फ्यूजन हुआ तो वो लिक्विड बन गया। ठीक है, फ्यूजन मतलब जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। ना, अब लिक्विड जब गैस में चेंज होता है तो कैसे होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्योंकि लिक्विड गैस बना, वेपर्स बन गए, तो उसको प्रोसेस को बोलेंगे वेपोराइजेशन। गैस अगर सॉलिड बन जाती है तो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, वो होता है डिपोजिशन। अब उल्टा करते हैं, लिक्विड अगर सॉलिड बना, ठीक है, पानी को आइस बनाते हो ना, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। अगर सॉलिड गैस बन गया तो जैसे कैम्फर बन जाता है गैस, तो वो होता है सब्लिमेशन। अगर गैस बन जाता है लिक्विड तो होता है कंडेंसेशन। चलिए, ये है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, इवेपोरेशन। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें हमेशा ही हीट चेंज करना पड़ता है, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है या फिर डिक्रीज करना पड़ता है, या फिर हमें प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ता है ताकि हम स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सके? कैन यू कोट सम एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ? तो आप क्या कुछ ऐसे एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे टेम्परेचर या प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करा जाए और स्टेट चेंज हो जाए? Whether change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? क्या ऐसा कभी होता है कि डायरेक्टली लिक्विड जो है वो वेपर बन जाए बिना बॉइलिंग पॉइंट पे आए? तो यस, ऐसा होता है। ऐसा कहाँ होता है, देखो, जब आप कपड़े अपने बाहर सूखने डालते हो, गीले कपड़े, तो वो भाई बॉइल थोड़ी ना होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी जो उनका पानी होता है वो वेपर बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन। जब बॉइलिंग पॉइंट पे बिना आए ही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपरेशन। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। वेट क्लोथ्स ड्राई अप। ठीक है, अब देखो, जब पानी को आप अनकवर्ड छोड़ देते हो तो क्या होता है, वो आप देखोगे कुछ घंटों बाद, अगर आप गर्मी में बाहर एक टब पानी छोड़ दोगे तो कुछ घंटों में वो वेपर बन के उड़ के कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप गीले कपड़े बाहर डाल देते हो तो वो भी सूख जाते हैं। वॉट हैपन्स टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल? अब आप मुझे बताओ, कमेंट करिए और बताइए क्या हुआ भाई, ये वाटर कहाँ चला गया, क्या प्रोसेस का नाम क्या है जिससे कि वो वाटर सारा का सारा वेपर में चेंज हो गया। नाउ we know that particles of matter are always moving and are never at rest. ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी दिखा चुकी हूँ। जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो फिर लिक्विड में हो, चाहे फिर वो गैस में हो, वो रेस्ट पे नहीं होते, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी जगह पे। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. अब देखो, कोई भी चीज मूविंग जब होती है तो उसमें एक एनर्जी होती है, वो मैंने आपको पहले भी बताया क्या होती है, वो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ मूविंग थिंग्स। ठीक है, या एनर्जी ऑफ, आप कह सकते हो मोशन, जो भी चीज मोशन में है उसमें जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो, गैस के पार्टिकल में, लिक्विड में और सॉलिड में कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जो चीज जितना ज्यादा तेज मूव कर सकती है, मीन्स कि जिसके पार्टिकल जितना ज्यादा दूर दूर हैं, उसमें उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस में होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम गैस में होगी, और उससे कम लिक्विड में होगी, और सबसे कम सॉलिड के केस में होगी। ठीक है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल सबसे ज्यादा पास पास हैं तो वो बस अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं जा सकते। In case of liquid, a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy. अब देखो, इसको समझने की कोशिश करो। तो देखो, लिक्विड के केस में क्या होता है, जो पार्टिकल सरफेस पे हैं, ठीक है, पानी तो सारा ही है, लेकिन जो पार्टिकल्स ऊपर होंगे, एकदम कंटेनर के टॉप पर होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मतलब कि ये आपस के जो बॉन्ड हैं वो तोड़ के क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, so in case of liquid, a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapor. अब ये particles क्या करेंगे,
काइनेटिक एनर्जी इनके पास ज्यादा है। ज्यादा क्यों है भाई? क्योंकि सन की जो हीट है वो सबसे ज्यादा किसको मिल रही है? जो टॉप के पार्टिकल्स है उन्हीं को मिलेगी ना। तो ये इससे हीट लेंगे, मतलब टेम्परेचर इनका ज्यादा हो जाएगा। जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी को गेन करेंगे और क्या करेंगे, आपस में जो इनके बॉन्ड थे ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपनी नोटबुक में ये वर्ड लिख लीजिए कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कौन सा होता है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसको ये ब्रेक कर देंगे, उसको ये तोड़ देंगे और क्या हो जाएंगे? वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस फिनोमिना of change of liquid into vapor at any temperature below the boiling point is called evaporation. This is the definition of evaporation. इसको मार्क कर लीजिए। तो वो फिनोमिना जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री हो, ठीक है? 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे ही होता है इवोपरेशन। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री ना। तो ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इट इज कॉल्ड इवोपरेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी होता है। चलिए इसको हम एक एक्टिविटी की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। टेक 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under the fan। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर ले लीजिए और उसको एक विंडो या फिर फैन के नीचे रख दो। विंडो के पास रख दीजिए या फिर वो फैन के नीचे रख दीजिए, इसके अंदर वाटर है। टेक 5 ml of water in an open china dish। अब सेम अमाउंट ऑफ वाटर एक चाइना डिश में ले लो, ठीक है। एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। अब इसको भी हमने विंडो के पास रख दिया या फैन के नीचे रख दिया। टेक 5 ml of water in an open china dish and keep it inside a cupboard। कबर्ड मतलब अलमारी के अंदर रख दो, ठीक है। एक और चाइना डिश में हमने 5 ml वाटर ले लिया और हमने तो भाई इसको एक अपने कबर्ड के अंदर रख दिया। और अ शेल्फ इन योर क्लास। नाउ रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। अपना रूम का टेम्परेचर को नोट डाउन कर लो। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवोपरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। अब इन तीनों में आपको इवोपरेशन का प्रोसेस को कितनी देर लगी या कितने दिन लगी ये नोट डाउन करना है, ठीक है। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन द रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब ये चीज आपको फिर से रेनी डे में भी रिपीट करनी है और ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। व्हाट डू यू इन्फर, मतलब क्या रिजल्ट निकाला अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन इवोपरेशन। अब देखो फर्स्ट केस में क्या करा था हमने, 5 ml वाटर लिया था एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और उसको फैन के नीचे रख दिया। सेकंड केस में हमने क्या करा, सेम 5 ml वाटर लिया और फैन के नीचे रख दिया। और देखो थर्ड केस में हमने क्या किया, हमने फिर से चाइना डिश में पानी लिया लेकिन उसको हमने एक अलमारी के अंदर रख दिया, कबर्ड के अंदर। अब देखिए पहले तो हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया होता है कि कितनी ज्यादा जगह मिल रही है पानी को। अब देखो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, हम मान सकते हैं कि यहाँ पे एक या दो मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं वाटर के, ठीक है, मतलब इनके एक या दो पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे सरफेस एरिया कम है ना, तो इवोपरेशन यहाँ पे कम होगा एज कंपेयर टू सेकेंड वन। अगर हम इसको ए माने, इसको बी माने और इसको सी माने, तो सबसे कम इवोपरेशन जो है वो किस केस में होगा आप बताएंगे? देखो सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग तो टेस्ट ट्यूब का सरफेस एरिया सबसे कम है, ठीक है। और ए और बी में से ए का इवोपरेशन रेट लेस होगा क्योंकि इसमें सरफेस एरिया लेस है। लेकिन जो बी है इसका देखो सरफेस एरिया में यहाँ पे ज्यादा वाटर के पार्टिकल आ सकते हैं, ठीक है, तो इनका इवोपरेशन का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। अगर हम सी की बात करें तो देखो इसके पास तो फैन भी नहीं है, यहाँ पे सन भी नहीं है, तो रेट ऑफ इवोपरेशन लीस्ट जो है वो होगा सी के केस में। अगर अब हम बात करें रेनी डेज की, ठीक है, अब रेनी डे में क्या होता है, ऑलरेडी आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है नमी। जो पानी की मात्रा प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, उसी को ह्यूमिडिटी बोला जाता है। अगर आप सोचो पहले से ही ह्यूमिडिटी मतलब पानी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पानी तो पहले से ही एटमॉस्फेयर में है ना, तो वो और ज्यादा पानी को क्यों एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीज हो जाता है
विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। चलिए अब हम लास्ट पे आ गए, विंड की वेलोसिटी मतलब स्पीड का क्या असर पड़ता है इवोपरेशन पे। देखो ये तो बहुत ही, तो देखिए विंड की वेलोसिटी, जब तेज हवा चलती है अगर आप बाहर कपड़े डालोगे तो वो बड़ी जल्दी सूख जाते हैं, है ना। अगर आपने कपड़ा कमरे में डाला और अगर फैन नहीं चल रहा है तो आप देखोगे उसको 2 से 3 दिन लग जाएंगे सूखने में। लेकिन अगर आपने कमरे में कपड़ा अपना डाला है, कोई गीला कपड़ा सूखने के लिए, तो अगर आप फैन चलाओगे तो फिर वो जल्दी सूख जाएगा। तो जब विंड की स्पीड इंक्रीज होती है तो इवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए you must have observed that the rate of evaporation increases with rate of evaporation कब कब increase होता है, an increase of surface area, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, अगर पानी को आप एक ऐसे ब्रॉड से कंटेनर में डालो और एक ऐसे पतले कंटेनर में डालो, रेट ऑफ इवेपोरेशन उसमें ज्यादा होगा जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, इस ब्रॉड वाले में we know that evaporation is a surface phenomena। ठीक है, evaporation एक surface phenomena है। क्यों? क्योंकि जो surface के particles हैं वो पहले वेपर बनते हैं। if the surface area is increased the rate of evaporation increases। ठीक है, surface area जितना बड़ा evaporation उतना ज्यादा। for example while putting clothes for drying up we spread them out। ठीक है, देखते हो आप मम्मी को कि जब मम्मी बाहर कपड़े सूखने के लिए डालती हैं तो वह ऐसे ही नहीं डाल देती है मुचड़े हुए, वो अच्छे से उसको झटक के डालती है, उनको अच्छे से स्प्रेड करके डालती है ताकि सारा का सारा पानी इवोपरेट हो सके, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिल सके। ठीक है, एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर का क्या असर होता है इवोपरेशन पे। with the increase in temperature more number of particles get enough kinetic energy। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी टू गो इनटू द वेपर स्टेट, तो पार्टिकल्स उस काइनेटिक एनर्जी को गेन करके फटाफट से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का क्या असर पड़ता है, मतलब नमी का, अगर नमी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन लो हो जाएगा। सो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। The air around us cannot hold more than a definite amount of water at a given temperature। अब देखो हमारे आसपास की जो एयर है ना, वो एक सीमित मात्रा तक ही वाटर वेपर को अपने अंदर होल्ड कर सकती है। ठीक है, उससे ज्यादा वाटर वेपर को वो होल्ड नहीं कर सकती है। सो इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। तो अगर वाटर वेपर ऑलरेडी ज्यादा है एयर के अंदर तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो और ज्यादा पानी को नहीं ले सकती एयर। ठीक है, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब विंड स्पीड से कैसे असर पड़ता है, इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन द विंडी डे। ठीक है, कॉमनली हम देखते ही हैं कि अगर हवा तेज चल रही है तो कपड़े बड़ी जल्दी से सूख जाते हैं। With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind। ठीक है, जब विंड की स्पीड इंक्रीज होती है तो क्या होता है, जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स हैं वो विंड के साथ उड़ के चले जाते हैं। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो उससे क्या होता है, जो हमारी सराउंडिंग में वाटर वेपर्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो विंड इंक्रीज करती है इवेपोरेशन के रेट को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब देखो इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। अगर आप किसी ओपन कंटेनर में लिक्विड को रख दोगे तो क्या होगा, वो लिक्विड इवेपोरेट होता रहेगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। तो समझने की कोशिश करो बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर एक कंटेनर है, ठीक है, तो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। अब जो इसमें पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर है उसको ये एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। अब ये हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है उसको गेन करके क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी गेन करके ये क्या करते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, वेपर बन जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके जो नीचे के पार्टिकल्स थे वो ऊपर आ जाएंगे, है ना। मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर वाले थे वो तो उड़ गए, अभी जो सेकंड लेयर के पार्टिकल्स हैं
ठीक है, ये ऊपर आ गए ना, ये टॉप की लेयर बन गए। अब ये फिर से क्या करेंगे, फिर से अपने सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, गर्मी है, हीट है, उसको दोबारा से ये सारे पार्टिकल एब्जॉर्ब करेंगे। अब ये अगर हीट को एब्जॉर्ब करते रहेंगे तो क्या होगा, जो हमारे सराउंडिंग की हीट है, एटमॉस्फेयर की हीट है, उस तो ये ले लेंगे, तो हमारी सराउंडिंग क्या हो जाएगी, हमारी सराउंडिंग कोल्ड हो जाएगी। नाउ व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम। अपनी हथेली पर अगर आप थोड़ा सा एसीटोन डालो, एसीटोन क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर, जिससे हम नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं, क्या होगा, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम अवर पाम। देखो हमारी बॉडी में हीट है, हम थोड़े गर्म होते हैं ना, तो जो इसके पार्टिकल्स हैं, एसीटोन के पार्टिकल्स जो हैं, जब आप अपने पाम में डालोगे तो हमारे हाथ से वो गर्मी को ले लेंगे, ठीक है, और क्या होगा, और इवोपरेट हो जाएंगे। इससे हमारे जो पाम को वो ठंडक ठंडक सी महसूस होती है, ठीक है। चलिए, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। देखो बहुत ही अगर गर्मी वाला दिन होता है तो लोग क्या करते हैं, लोग पानी को छिड़कते हैं ना अपनी छतों पर या फिर अपने सामने वरांडे पे छिड़कते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेकर और वो उड़ जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है वो कूल हो जाती है। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। तो ऐसे ही और आप एग्जांपल्स देख सकते हो जहाँ पे कि इवेपोरेशन कूलिंग को कॉज करता है। व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन द समर। हमें कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए समर में। देखिए बेटा, ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। देखो हम समर्स में हम ज्यादा स्वेट करते हैं, प्रेस्पायर मतलब हमें ज्यादा पसीने आते हैं, ज्यादा स्वेटिंग होती है, ठीक है। ये हमारी बॉडी का एक तरीका है जिससे वो हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। जब हमें पसीने आते हैं तो पसीने से हमारी बॉडी की हीट बाहर निकल जाती है और उसके बाद हमें ठंडक महसूस होती है। We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding। अभी अभी हमने पढ़ा कि evaporation में क्या होता है, जो particles होते हैं वो surrounding से energy को मतलब heat को gain करते हैं और वो क्या होते हैं, vapor में convert हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारी surrounding ठंडी हो जाती है। The heat energy equal to the latent heat of the vaporization is absorbed from the body। ठीक है, अब क्या होगा, देखो जब हमें हीट महसूस होती है तो क्या होता है, हमें स्वेटिंग होती है, तो हमारी बॉडी से जो लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो ये पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करके हमारे और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी को कूल फील होता है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट। अब जो कॉटन है वो बहुत ही बढ़िया एब्जॉर्बर है वाटर का, ठीक है, वो पानी को, नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस वजह से वो हमारे स्वेट को, हमारे पसीने को एब्जॉर्ब करता है और उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देता है, मतलब बाहर की साइड एक्सपोज कर देता है, ठीक है, फॉर इजी इवेपोरेशन। तो अभी पार्टिकल्स हमारी बॉडी से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गेन करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और क्योंकि जो कॉटन है वो पोरस मटेरियल होता है, पोरस, ये कॉटन पोरस क्लॉथ होता है, इसमें पोर्स होते हैं, तो जो भी स्वेट होता है वो बाहर की साइड एक्सपोज हो जाता है और उसके बाद वो इवेपोरेट हो जाता है और हमारे को अच्छा फील होता है, कूल फील होता है। Why do we see water droplets on outer surface of glass containing ice cold water? तो देखिए, आप देख सकते हैं सामने फिगर में, ये आइस कोल्ड वाटर का एक ग्लास है, इसके बाहर आप देख रहे हो ये जो बूंदे आ रखी हैं, ये कैसे आई हैं ये आपको बताना है। Now let us take some ice cold water in a tumbler. Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. ठीक है, अगर आप एक आइस कोल्ड, थोड़ा सा आइस कोल्ड वाटर लेते हो टम्बलर में तो आपको थोड़ी देर बाद कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखेंगी आउटसाइड, ठीक है, ग्लास के बाहर। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अभी हुआ कैसे, देखो जो वाटर वेपर ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट थे, ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेस एनर्जी। अब ये क्या हुआ, अब हमें बताना है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अभी जो आइस कोल्ड वाटर का ग्लास है इसमें हमें बाहर ये वाटर की ड्रॉपलेट्स क्यों दिखाई देती हैं, तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है
देखो वाटर वेपर ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट होते हैं, है ना, हमारा एटमॉस्फेयर जो है, एयर है, उसमें ऑलरेडी वाटर वेपर तो प्रेजेंट होते हैं। जब ये वाटर वेपर इस आइस कोल्ड वाटर के ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, वो ठंडे हो जाएंगे ना, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देंगे। जब वो काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देंगे तो क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट होगा। तो पहले तो वो गैसियस स्टेट में था, ठीक है, गैस स्टेट से वेपर अगर एनर्जी को लूज करेंगे तो चेंज स्टेट हो जाएगी, और गैस से वो चेंज हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में, ठीक है। इसी वजह से हमें ये वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक बार रीड भी कर लेते हैं। आंसर आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेस एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। तो विद दिस हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ आया हो, पढ़ने में मजा आया हो, और आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों के लिए, तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।